नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? मैंने आपको बाकी चीज़ों के बारे में बता दिया था, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में बता दिया था, साथ में विद्युत स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में बता दिया था। अब हम ये देखते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आखिर ये होता क्या है। देखो, हमारे पास अलग अलग प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, हमने पढ़ा है कौन कौन सी, जैसे एक्सरे, यूवी, है ना, विजिबल या कॉस्मिक रे, ऐसे नाम सुना होगा आपने अलग अलग तरह की तरंगों को। अब उन सभी तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के, उनकी वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो जो एक पट्टिका प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसमें लिखते हैं विभिन्न विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों को, विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो एक पट्टिका प्राप्त होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। पट्टिका प्राप्त होती है जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो मैं वो बनवा देता हूं। देखो, जैसे हमारे पास है कॉस्मिक रे। देखो, जो हमारे पास अलग अलग तरह की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं। कॉस्मिक रे, एक होती है एक्स रे, ठीक है, एक होती है यूवी, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। इसके अलावा होती है विजिबल रीजन, सुना होगा ना आपने, जिसमें हमारे पास क्या होता है, विबग्योर, ठीक है। कॉस्मिक रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, ठीक है, आईआर, माइक्रोवेव, है ना। इसके अलावा रेडियो वेव, ठीक है। कॉस्मिक रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, है ना। विजिबल के अंदर क्या होते हैं, कलर अलग अलग होते हैं। विजिबल जिसमें हम देखते हैं, दृश्य क्षेत्र, है ना। आईआर, है ना, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की विकिरण है जिनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। यहां से यहां जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो हमको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, ये हमारे पास क्या होगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं, ये डेफिनेशन हो गई होगी, आगे हम बात करते हैं
आगे जो है वो है स्पेक्ट्रा के प्रकार, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है वो कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, वो हमको बात करनी है। अब देखो, कोई पदार्थ है वो क्या करता है, फोटोन का अवशोषण करता है। ठीक है, फोटोन का अवशोषण करता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ फोटोन का अवशोषण करता है तो उस पदार्थ की या उस अणु की क्या हो जाती है, ऊर्जा अधिक हो जाती है, अणु सक्रिय हो जाता है। मैंने पहले वाली यूनिटों में भी बताया है, जब कोई अणु फोटोन का अवशोषण करता है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, और यदि हमारे पास कोई फोटोन है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, वो फोटोन का क्या करे, उत्सर्जन करे। क्या करे बच्चों, उत्सर्जन करे। ठीक है, यानी कि फोटोन को अपने अंदर से बाहर निकाले। ठीक है, तो ऊर्जा की क्या होती है, कमी होती है। फोटोन क्या होते हैं, ऊर्जा के पैकेट होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं, मैंने आपको बताया था। यदि कोई अणु फोटोन का अवशोषण करेगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, और यदि कोई अणु फोटोन का उत्सर्जन करेगा तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे हम लिख देते हैं क्या, जब किसी पदार्थ द्वारा फोटोन का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, फोटोन का अवशोषण किया जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो पदार्थ या अणु की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब किसी पदार्थ द्वारा फोटोन का अवशोषण किया जाता है तो पदार्थ या अणु की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और यदि ठीक है, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्बेशन है ना, इंग्लिश में भी बता रहा हूं, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा है ना। और यदि किसी पदार्थ या अणु द्वारा फोटोन का उत्सर्जन किया जाए, फोटोन का उत्सर्जन किया जाए, ठीक है, यदि किसी पदार्थ या अणु द्वारा फोटोन का उत्सर्जन किया जाए तो अणु की ऊर्जा में कमी हो जाती है, ठीक है, यदि देखो सीधी सी बात है, कोई पदार्थ या अणु फोटोन का अवशोषण करेगा तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, और कोई पदार्थ फोटोन का उत्सर्जन करेगा यानी कि फोटोन को बाहर निकालेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। ठीक है, उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी जब फोटोन को बाहर निकालेगा। तो दोनों स्थितियों में अगर हम स्पेक्ट्रम निकालें, ठीक है, जब पदार्थ फोटोन का अवशोषण कर रहा है उस टाइम स्पेक्ट्रम निकालें, और जब पदार्थ फोटोन का उत्सर्जन करता है उस टाइम स्पेक्ट्रम निकालें। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में हम क्या करते हैं, पदार्थ का स्पेक्ट्रम लेते हैं। तो दोनों स्थिति में पदार्थ का स्पेक्ट्रम लिया जाता है,
तो दोनों स्थितियों में पदार्थ का क्या लिया जाता है, स्पेक्ट्रम लिया जाता है। ठीक है, तो जब हमारे पास अवशोषण होगा तो प्राप्त स्पेक्ट्रम क्रम से, जब हमारे पास अवशोषण होगा तो प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, क्रम से अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जब हमारे पास उत्सर्जन होगा तो स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कहते हैं। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमारे पास कहलाता है। क्लियर है? तो अब देखो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हो गए, कौन कौन से, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। दोनों स्पेक्ट्रमों की बात हम कर रहे हैं। तो पहला जो स्पेक्ट्रम हम बात करते हैं वो करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे E1 है, E2 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास आपको पता है कोई अणु है ना, कोई अणु है या तो अणु क्या करता है, अणु अगर फोटोन का अवशोषण कर ले, ये हमारे पास कोई अणु है, यहाँ पे फोटोन का अवशोषण किया तो फोटोन का अवशोषण करके कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका स्पेक्ट्रम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका स्पेक्ट्रम निकाल लेते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, जब किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है, ठीक है, कोई पदार्थ है, पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। ठीक है, तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ के कुछ अणु, तो पदार्थ के कुछ अणु निश्चित तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कुछ अणु क्या करते हैं, निश्चित तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, और अवशोषण करके कहाँ पहुंच जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं, और उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रक्रम होता है, पूरी प्रक्रिया होती है,
इस प्रक्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? इस प्रक्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात हो गई। क्लियर है? इतना सा ध्यान रखना है, कोई अणु पदार्थ का कोई अणु है, वो क्या करता है? फोटोन का अवशोषण करता है। फोटोन का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा में पहुंच जाता है और उच्च ऊर्जा में पहुंचकर हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है फोटोन का अवशोषण करके। और इस स्थिति में हम इसका क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम लेते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं। वो स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं आगे की क्लासों में बात आएगी, लेकिन अभी आप इतना याद रख लीजिए, हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात हो गई। ठीक है, एक हमारे पास है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, या इसको क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसमें उत्सर्जन होता है। अब देखिए कैसे, यहां देखिए, ऐसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो पदार्थ का अणु है वो पहले से कहाँ होना चाहिए? उत्तेजित अवस्था में होना चाहिए। पहले से कहाँ होना चाहिए? उत्तेजित अवस्था में होना चाहिए। उत्तेजित अवस्था में जब अणु होता है और मान लीजिए नीचे आता है, ठीक है, कब नीचे आएगा? जब वो फोटोन को बाहर निकाल देगा। कोई अणु उत्तेजित अवस्था में है, मान लो उसने अपनी एनर्जी खो दी, किसके रूप में? फोटोन के रूप में। उसमें से फोटोन बाहर निकल गया उस अणु में से, तो वो अणु कहाँ आ जाएगा? नीचे वाले ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा ना, वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, यह स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब पदार्थ स्वयं प्रकाश सोर्स की भांति, यानी स्रोत की भांति कार्य करे। ठीक है, स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब पदार्थ स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करे। ठीक है, इसमें पदार्थ का अणु पहले से ही उच्च ऊर्जा स्तर में होता है। पहले से ही उच्च ऊर्जा स्तर में होता है। ठीक है, जब अणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, सीधी सी बात है,
जब कोई अणु अपनी एनर्जी को खो देगा, अपनी एनर्जी को लूज कर देगा, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। ठीक है, वो किस में आ जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। जब अणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो फोटोन का उत्सर्जन करते हैं। फोटोन का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। इस पूरे प्रक्रम से प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया में जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ऐसे एग्जांपल आपको मैं बता दूं क्या? जो हमारे पास बिल्कुल लाल तप्त टंगस्टन होता है, फिलामेंट। ठीक है, तो लाल तप्त जो बिल्कुल रेड हॉट टंगस्टन फिलामेंट होता है, उससे जो विकिरण निकलते हैं, अगर उनका स्पेक्ट्रम लिया जाए तो हमको क्या मिलता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में सिर्फ इतनी सी बात होगी कि फोटोन का अवशोषण होगा और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में फोटोन का उत्सर्जन होगा। इतनी सी बात हमारे पास यहाँ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।